अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सेगमेंट में बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने अरब टीवी को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है और इस खुसूसी इंटरव्यू का आगाज़ अरबी ज़बान में इज़हार ख़याल से किया है वज़ीर आज़म ने। इसके अलावा बात होगी फ़लस्तीन पर, फ़लस्तीन जिसके हक़ में करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर कर ली गई है और किन किन ममालिक ने बाइकआउट किया है, इस पर बात। इसके अलावा बात होगी तहरीक इंसाफ के हवाले से कि किस तरह अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार तहरीक इंसाफ हो चुकी है और शेर अफजल मरवत ने को शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया है। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरह देख रहे हैं उनके इस खुसूसी इंटरव्यू को? खुश करने की कोशिशें की जा रही हैं मोहम्मद बिन सलमान को स्पेशली, लेकिन फिर भी वो वतन पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्यों? मैं ख्याल पहले उनका वो अरबी वाला शॉट ना सुन लें। जी, पहले वो शॉट सुन लें। First time? It is our first time, yes. I think you should spend more time in this country. We should. Islamabad is جميل جدا، كله أخضر، كل شيء نظيف، هواء أي شيء يعني. بالفعل من صحيح. That's هنا correct. في عندي جبل اسمها ماري، مسافة تقريبا 40 كيلومتر، فقط 40 دقائق. جميل، أجمل من أي شيء بالبلد باكستان. طيب، أهلا وسهلا. أهلا بكم، شكرا. Thank you so much for having us again. देखिए, मैं आपको बताऊं, जी। ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का ही एक विंग है। सही। आप समझें, आप इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का ही एक हथियार समझें। जब आप किसी मुल्क के साथ डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं तो आप उस मुल्क के मीडिया को भी अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के इमेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आजकल अरबों के साथ बहुत डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ इंटरेस्ट है। आपका नेगेटिव कमेंट अपनी जगह के वो नहीं आ रहे हैं, वो अपनी जगह है, मैं उसको रेडिक्यूल करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बात की जा रही है ना। रिश्ता लेने तो नहीं आना ना उन्होंने, तो कारोबार की बात हो रही है ना। अब कारोबार की बात हो रही है ना, आप मेरी बात सुन, कारोबार के लिए बात है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एक है सियासतदान जो टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखता है और पाकिस्तान का डर्टी लेनन इंटरनेशनली धोता है। एक है वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को यूज करता है। तो ये कंपैरिजन भी तो सामने रखें ना। लेकिन उनके दौरे हुकूमत में मोहम्मद बिन सलमान आ भी जाते हैं और उनका जिस तरह एक रुपए की इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं आई ना, फिर वो जहाज वापस भी ले लेते हैं। मेरा मतलब फिर आप अरबों के खिलाफ मुहिम भी बनाने लग जाते हैं, फिर वो कहते हैं 2 दिन में हमारे पैसे भी वापस कर दें। मतलब शेर अफजल मरवत ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन पैसे भी वापस कर दें। वो सारे सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब भी तो उस दौर में ही हुए ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो जिस तरह IMF इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि अरब मीडिया को अपने हक़ में करना, अरब रायमा को हमारे हक़ में करना भी एक पॉजिटिव अमल है, क्योंकि इस वक्त जब तक अरब रायमा भी हक़ में नहीं होगी तब तक अरब ममालिक भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए उस तरह नहीं आएंगे। बेशक उनका मीडिया जो है स्टेट ओन्ड है, लेकिन उनका मीडिया तभी आपको अपनी स्पेस देता है जब वहाँ की स्टेट की पॉलिसी आपके हक़ में हो। तो ये कोई, इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ पॉजिटिव। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करें टेलीग्राफ और अल अरबिया के इंटरव्यू का, तो आपको समझ आ जाएगा कि अल अरबिया को जो इंटरव्यू दिया गया है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। टेलीग्राफ में जो आर्टिकल लिखा गया है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब, बात अब फ़लस्तीन के हवाले से, और वो दिन आ गया अल्लाह अल्लाह करके जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। करारदाद मंजूर कर ली गई है अक़वाम मुत्तहिदा में। कौन कौन से ममालिक है जिन्होंने बाइकआउट किया है और उनको नहीं करना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। अमेरिका ने खिलाफ वोट डाला है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने, उनका वीटो का राइट है। 2/3 अक्सरियत भी कह दे अक़वाम मुत्तहिदा की कि फ़लस्तीन को रुकन बना लें, अमेरिका नहीं कह रहा तो इसका मतलब है रुकन नहीं बनेगा। मैं ये समझ रहा हूँ इसकी अखलाकी पोजीशन तो है, लेकिन चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ऐसा है कि जिन 5 मुल्कों के पास वीटो पार है उनमें से एक भी किसी बात पर नहीं मान रहा, तो फिर आप बाकी 2/3 की कोई वैल्यू नहीं है। यही दुनिया का असूल है। आप इसको जमहूरी कह लें, गैर जमहूरी कह लें, 2/3 ने वोट डाल दिया है। आप देखें अमेरिका ने वोट नहीं डाला है, बात ख़त्म हो गई, नहीं मिलेगा। बाकी जिन मुल्कों ने एब्सटेन किया है मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। आप देखें ना, बरतानिया ने एब्सटेन कर लिया, ना उन्होंने हक़ में वोट डाला ना खिलाफ डाला। इसी तरह कनाडा ने एब्सटेन कर लिया। अब कनाडा जो है वो ह्यूमन राइट्स का बहुत चैम्पियन बनता है, लेकिन आप देखें कनाडा ने खिलाफ एब्सटेन किया है, जर्मनी ने एब्सटेन किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूक्रेन ने भी एब्सटेन किया है।
उसने भी हालांकि ख़ुद जंग से वो मुतासर मुल्क है और उसको पता है कि जंगी मज़ालिम क्या होते हैं, वो रोज़ रूस के ख़िलाफ़ बात करता है, लेकिन उसने भी नहीं डाला। स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप सारा हमें नज़र आया, एक फ्रांस हमें नज़र आया, हंगरी नज़र आया, यूरोप में छोटी डिवाइड नज़र आई। ज़्यादा यूरोप यूके की क़यादत में एब्सटेन कर गया। अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल, वो तो उन्होंने तो ख़िलाफ़ वोट डाला है, लेकिन 9 मुल्कों ने ख़िलाफ़ डाला, 25 ने एब्सटेन किया। लेकिन नेट रिज़ल्ट ये है कि फ़लस्तीन इसके बाद भी रुकन नहीं बनेगा, क्योंकि अमेरिका ने ख़िलाफ़ वोट डाल दिया है और दुनिया के अमीर ममालिक ने एब्सटेन किया है, जिनमें यूरोप और यूके और सब मालिक शामिल हैं। ठीक हो गया मुज़म्मिल साहब, अब वापस अपने पाकिस्तान नज़र डाल लेते हैं तरीके इंसाफ पर। इस टाइम अंदरूनी इंतशार का शिकार है शेर अफजल मरवत, शोकॉज नोटिस उनको दे दिया गया, क्या वजूहत सामने आई है? पहले कहा जा रहा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और उनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, अब ये असल में ये तहरीक इंसाफ के अंदर सियासत है। तो आपको शेर अफजल मरवत के साथ शिंदाना गुलजार भी खड़ी नज़र आएंगी जो उनके हक़ में बात कर रही हैं। ये ग्रुप है जो गंडापुर साहब के मुखालिफ है, जो गौहर अयूब साहब के मुखालिफ है, कि शिंदाना गुलजार भी गौहर अयूब के तो गौहर अयूब के भी मुखालिफ हैं। तो ये तो एक तो पीटीआई केपी के अंदर जो डिवीज़न है ना, उसमें हमें गौहर अयूब और गंडापुर वगैरह की इस वक्त हेजमनी नज़र आती है, और शिंदाना वगैरह जो हैं जो 9 मई के बाद बहुत वोकल थे, वो जिन्होंने 9 मई के बाद वो इस वक्त पीछे नज़र आते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे शोकाज के नतीजे में तो पार्टी में बच जाएंगे, लेकिन ये उनको एक बताया गया है कि जी इस वक्त गौहर अयूब और गंडापुर वगैरह से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल सियासत है वो इस वक्त बहुत दिलचस्प है। पंजाब की जो केपी है उसमें बहुत से लोगों की वापसी हो रही है पीटीआई में। मतलब आप देखें फवाद चौधरी साहब की वापसी हो रही है। बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दे दिया उन्होंने, आते ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दे दी। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने अपने जो ट्विटर पे डीपी लगाई है उसमें इमरान खान की और अपनी फोटो लगा दी है और कहा कि नवाज शरीफ से डायलॉग होगा। वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कहा मैं पीटीआई में हूँ, मैं तो कभी गया ही नहीं था। आरफ अलवी साहब उस्मान डार साहब के घर पहुँच गए हैं। सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान की वापसी की बात हो रही है। मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा की वापसी की बात हो रही है। इसलिए पीटीआई पंजाब में जो बहुत से लोग गए थे उनकी वापसी की बात हो रही है। ये ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? इनको कहाँ से मिल रहा है ग्रीन सिग्नल? ये अडयाला से मिल रहा है। अच्छा, अडयाला ही वापस ला रहा है और तो कोई लाने। आपका ख्याल आरफ अलवी साहब खुद ही पहुंच गए हैं सब जगह, या फवाद चौधरी साहब ने डीपी खुद ही लगा दी है। वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब मेन सेक्रेटरी जनरल ना आ जाए पीटीआई के। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब खान साहब बाहर आ रहे हैं जेल से? ना भी आ रहे हो, पार्टी को और पॉलिसी को फवाद चौधरी साहब को वो मेन रोल में ला रहे हैं। अच्छा। इसीलिए इसी तरह असद उमर साहब ने ये मौक़िफ़ दिया है कि मैं तो इमरान खान जब बाहर आएंगे अकेले मिलकर उनसे फैसला करूंगा, अभी मेरी बात ना करें। लेकिन अली जैदी की वापसी की सिंध में बात हो रही है कि जी उनकी भी वापसी हो रही है। उनके खिलाफ अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उनकी वापसी कभी नहीं हो सकती। उनमें फरदौस आशिक अवान है, फयाजुल हसन चौहान है। लेकिन कहा क्या था कि खान साहब इसका फैसला करेंगे। खान साहब इसका फैसला करेंगे। अच्छा, पार्टी बैन होने जा रही है, राना सनाउल्लाह जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सियासी सरगर्मियां नहीं होने जा रही। पार्टी को बैन होने की कोई सूरत हाल फिलहाल नहीं, लेकिन पार्टी तो उस सूरत में बैन होगी जब 9 मई पे कुछ सजाएं होंगी। अगर आप ये हुकूमत की रिपोर्ट तो सामने आ गई, सर वो सजा तो नहीं है ना, वो तो एक चार्जशीट है कानून के मुताबिक। देखें वो कोई जुडिशियल फैसला तो नहीं है। अगर कोई जुडिशियल फैसला ये आ जाता है कि पीटीआई इसमें मुलव्वस है, चेयरमैन पीटीआई, तो उस जुडिशियल फैसले पर बैन हो सकती है, हुकूमत की चार्जशीट पर तो बैन नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे कोई उसके बैन होने के इम्कानात तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि बानी पीटीआई ने पंजाब की पीटीआई को रिवाइव करने के लिए पॉलिसी में तब्दीली की है। कहा जा रहा है अलीमा खान को साइडलाइन किया गया है और उनको कहा गया है, शेर अफजल मरवत भी अलीमा खान ग्रुप में ही समझे जाते थे, तो उनको उमैर नियाजी को, इन लोगों को जो पंजाब में जो टिकटें बांट रहे थे 8 फरवरी की, वो सब साइडलाइन होते नज़र आ रहे हैं और उनकी जगह पुराने पॉलिटिकल लोग। मुझे तो ये भी है कि मियां असलम इकबाल साहब भी लाहौर अपनी बेटी की शादी में आए थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, वो वापस चले गए हैं। तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि पता नहीं चलने दिया उन्होंने, इतनी खुफिया अराइवल था उनका। हो सकता ना कि बेटी की शादी पर आप आएँ और पता ना चले। मेरे ख्याल में वो गारंटी से आए थे कि मैं अपनी बेटी की शादी में आऊँगा, 2-3 घंटे रहूँगा और फिर चला जाऊँगा, और वो भी एक CBM था, मैं आप समझें। तो मियां असलम इकबाल की वापसी की भी बात हो रही है और मेरे ख्याल में उनके मंजर आम पे आने की भी बात हो रही है।
हमाद अज़हर भी जो पहले पंजाब से इस्तीफ़ा दे गए थे, क्योंकि हमाद अज़हर ये वकला की हेजमनी और 9 मई के बाद जो लोग आए थे इनके ख़िलाफ़ थे और उनका ख्याल था पार्टी की पॉलिटिकल कैडर को आगे रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा रीवैम्पिंग पीटीआई में नज़र आएगी। अच्छा। पॉलिटिकल लोग, बहुत सारे पुराने चेहरे, दोबारा उनकी वापसी की बात हो रही है और वो आपको फिर पीटीआई की सियासत को लीड करते नज़र आएंगे। पीटीआई में वापसी नज़र आ रही है, सिंध में भी इसी तरह नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ केपी के हवाले से और पॉलिसी है, क्योंकि केपी में वो जीत गए हैं, उन्हें मज़ीद लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, जो चले गए हैं उनसे जान छूट गई, पार्टी जीत गई है। पंजाब इशू है, सिंध इशू है। मुज़म्मिल साहब, तरीके इंसाफ के हवाले से बात हो रही है, अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है पार्टी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब तरीके इंसाफ से ही जिनका ताल्लुक़ रहा है कुछ अरसे तक, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, वो फवाद चौधरी, उस्मान डार, अली नवाज अमान, मुसरत चीमा, अली सब वापसी, आरिफ अलवी, सब की वापसी हो रही है। हमने कहा फ़याज़ुल हसन चौहान से भी पूछ लें कब वापस ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़याज़ुल हसन चौहान अपना थूका चाटा नहीं करता। इनको तो शौक है ना, जिनकी जितने नाम आपने गिनवाए हैं। मैं नज़रियाती बुनियादों पे मैंने पार्टी छोड़ी थी और अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके ऑन ओथ मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज या ISI या किसी खुफिया सरकारी, गैर सरकारी, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री किसी एजेंसी ने ना मेरी मुआशी फ़ाइल, ना मेरी कोई अखलाकी फ़ाइल, ना कोई स्कैंडल, ना कोई फ़ाइल, ना कोई करप्शन, ना कोई बदयांती, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो मेरे सामने नहीं रखी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। मैं अपनी सोच, अपनी विल, अपनी विश और जो 1 साल से हम देख रहे थे, जिसमें हम इनको समझा भी रहे थे, मैंने नजरियाती बुनियादों पे इस तहरीक फसाद फिल अर्ज से अपनी जान अच्छा, फ़याज़ साहब, तरीके इंसाफ ने किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? यार, मुझे मेरा एक वकील है, मैंने एक बात ये कही थी, बड़ी वायरल हुई और इनको मिर्चें लगी हुई है, बानी तहरीक इंसाफ को भी अंदर लगी और फिर आगे से उन्होंने बयान दिलवाया अपने सारे लीडरों से। मुझे आज से 10 दिन पहले ना एक वकील है, पिंडी का मेरा दोस्त है, वो आजकल शेर अफजल मरवत का वकील था जना, उसने मुझे कहा बातों बातों में कि चौहान साहब ये सारे जा रहे हैं तो मैं जना बात करूं मरकजी किसी लीडर से। मैंने उसकी फिर जो टिका के क्लास ली, तो मैंने कहा तू तो मुझे जानता ही नहीं है। अच्छा, चौहान साहब, आप PhD हैं इमरान खान पर भी और तहरीक इंसाफ पर भी, तो ये बताएं कि इन सब को वो वापस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब ये गए थे तो हमें बताया गया था कि अब किसी को वापस नहीं लिया जाएगा, और 8 फरवरी के बाद भी बताया गया कि किसी को वापस नहीं लिया जाएगा। हमारी तो C टीम भी सबको हरा के आ गई है, अब क्यों वापस ले रहे हैं? बानी तहरीक इंसाफ भी थूका चाटने के आदी भी है और कायल भी है, जिसको यू टर्न कहते हैं वो। और ये जितने लोग हैं ना, इनका और कोई वाली वारिस कोई नहीं है, इनका और कोई मुस्तकबिल नहीं है। पर इनकी बानी PTI को जरूरत भी नहीं है। और सुने ना, बानी तहरीक इंसाफ इनको गंदा करेंगे, ये बानी तहरीक इंसाफ को गंदा करेंगे, एक दूसरे का थूका चाटें, लेकिन इनसे ये पता चल जाता है कि जितने लोग वापस जा रहे हैं ये डंडे के खौफ से छोड़ के गए थे। फ़याज़ुल हसन चौहान डंडे के खौफ से नहीं छोड़ा था। फ़याज़ुल हसन चौहान की फौज के साथ मोहब्बत तो अब डंडा कमजोर हो गया जो ये वापस जा रहे हैं। रियासत के साथ एफिलिएशन थी, रियासत के साथ अफेक्शन थी, जिसकी बुनियाद पर डंडा कमजोर हो गया। इन्होंने उल्ट किया, इन्होंने डर के साथ, खौफ के साथ बेवफाई की इमरान PTI के बानी तहरीक इंसाफ से। इन्होंने डंडे के खौफ से छोड़ा। तो अब डंडा कमजोर हो गया। चौहान साहब, डंडा कमजोर हो गया तो ये वापस जा रहे हैं। अगर डंडे के खौफ से छोड़ा तो डंडा कमजोर हो गया, सब वापस जा रहे हैं। डंडे ने जो मकासद हासिल करने थे कर लिए, इनको भी नंगा कर दिया, बानी तहरीक इंसाफ को भी एक्सपोज कर दिया, दोनों एक दूसरे के सामने एक्सपोज है। लेकिन अब एक तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा, मुझे बीच में टोकिएगा ना। बानी तहरीक इंसाफ काणे हैं फवाद चौधरी के सामने, श्री मजारी के सामने, मुसरत चीमा के सामने, इंसानों के सामने, क्योंकि एक एक खुफिया 2 नंबरियां एक दूसरे की, ये सारे जानते हैं। किस हवाले से? कैन यू एक्सप्लेन? हर हवाले से तहरीक फसाद फिल अर्ज की निट्टी गिट्टी से लेके, तहरीक फसाद फिल अर्ज की हर एक्टिविटी से लेके, तहरीक फसाद फिल अर्ज की ऑब्जेक्टिव से लेके, फिर जितनी कत्लो गारतगरी, गुंडागर्दी, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन सफीर की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन सफीर की खुफिया मुलाकातें, इसकी फवाद चौधरी उसकी बीवी के साथ क्या कहा? बड़े संगीन इल्जामात हैं आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप कह रही हो ना, आप अपने साथ बैठे हुए जो
इंतहाई सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, इनसे पूछे 3 मुलाकातें तो जनाब इस तहरीक फसाद फिल अर्ज में अमेरिकन सफीर ने की थी जब ये अमेरिका के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। एक में आप दोनों मियाँ बीवी खड़े होकर फोटो बनवा रहे थे, रात के अंधेरे में जनाब घर जाके मिल के आए थे अमेरिकन सफीर, यही डोनाल्ड ब्लूम। लेकिन अगर ये सब नहीं आए थे, लेकिन अगर ये सब वापस आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ मजबूत हो जाएगी। फिर कितनी मजबूत होगी इस पे एक मुहावरा है जो मैं यहाँ ऑन एयर नहीं कह सकता। तो बाकी आपके सामने सारी सूरत हाल है। आपके जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो परसों कह दिया ना कि नो कंप्रोमाइज, नो डील, नो डील, कहानी गई मुक तकिला गया ठप। अच्छा फयाज साहब, इस्तेमाल पाकिस्तान उसके बाद ये सब लोग वापस पीटीआई में जा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर के ना के बाद ज्वाइन कर रहे हैं 9 मई के बाद। भाई इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। मैंने कहा ये कांडे हैं एक दूसरे के, इनकी एक एक बुराई, इखलाकी, मुआशी, इंतजामी, पाकिस्तान के साथ बेवफाई, रियासत के साथ बेवफाई, फौज के खिलाफ साजिश, ISI के खिलाफ साजिश, रियासत के खिलाफ साजिश, ये एक दूसरे की नजरों में कांडे हैं। अच्छा फयाज साहब, आप अपनी पार्टी को किस तरह देख रहे हैं, क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अल्लाह पाक करम करेगा। अगर हमने पहले इलेक्शन के अंदर 5-5 का रिजल्ट दे दिया कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में, तो PTI पहला इलेक्शन लड़ी थी तो 0 था, सारों की जमानतें जब्त। दूसरा इलेक्शन लड़ी तो 1 सीट मियाँ वाली की बड़ी मुश्किल से 2002 के अंदर। हमने तो पहले इलेक्शन के 1.5 महीना पहले पार्टी बनी थी। फयाज साहब, तहरीक इंसाफ इल्जामात लगाती है कि वो सीटें किस तरह से मिली है फॉर्म 47 पर, उनकी तो अभी तक तहकीकात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को वहां तो जनाब कोई अल्लाह के गौस कुतुब और कलंदरों ने आके KPK में दी है ना, या इमाम काबा ने आके इलेक्शन लड़ाया, या बुशरा बीबी ने इलेक्शन लड़ाया था जरा। वो कहते हैं आप पर रेड लाइन है, वो कहते हैं सबको ले लेंगे, आपको नहीं लेना। ओ भाई मैं थूका चाटने का आदी नहीं। वो कहते हैं फयाजुल हसन चौहान की कोई वापसी नहीं का मुजम्मिल भाई आदी नहीं। चले बस हमें ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन साहब हमारे साथ बात करने का। ब्रेक हुई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो IMF पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात IMF के हवाले से, जिसकी टेक्निकल टीम 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में ही मौजूद है, और IMF का हुकूमत से अखराजात में मजीद 183 अरब रुपए कटौती का मुतालबा भी किया गया है। मजीद अवाम के मुफाद में और अवाम के हक में जो कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कुछ मुश्किल फैसले भी किए जाएंगे। मजीद महंगाई बढ़ेगी और सियासी इस्तेहकाम को भी मुआशी इस्तेहकाम के साथ जोड़ा है IMF ने, और मजीद भी कुछ अहम बातें की हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीब साहब माहिर मुआशरात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल शब्बर जैदी साहब आप ही के लिए, IMF के साथ मुआहदा पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकता है? आपका साफ और सिंपल सा इस हवाले से जवाब है कि मुश्किल लगता है, तो सिर्फ सर बता दीजिए कि आने वाले टाइम में भी मजीद मुश्किल फैसले किए जाएंगे? हो सकता है क्योंकि अवाम अभी पहले ही मुश्किल फैसलों से तंग आ चुकी है, मजीद और कितना मुश्किल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो बेसिक प्रीमाइस है उस पर मुझे एतराज़ है कि ये हमारी परसेप्शन ही गलत है, ये हमारी सोच ही गलत है कि IMF कभी किसी मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकता है। IMF इज एक्चुअली अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब होता है जब एक मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के सिरे पे पहुंच जाता है तो IMF आता है और उनको दिवालिया होने से बचाता है। तो कभी भी किसी भी दौर में किसी भी तौर पर IMF की पॉलिसीज किसी भी मुल्क के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड या करेक्ट या किसी तरीके से अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। वो ओवरऑल पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर होती है, जो कि मुल्क की अपनी बैलेंस शीट को सही करने के लिए होती है, वो उस तरह उसको ऑपरेट करता है। आप इसको उस तरह समझें कि एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट ख़राब हो गई है और उसको कर्जदार कर्ज लेकर और उसको एक कर्ज देने वाला आया है, तो वो ये कहता है कि भाई अपनी बैलेंस शीट सही करनी है तो इस तरह करें कि 2 कमरे किराए पे दे दें और 3 मजदूरों को निकाल दें और 4 मजदूरों की तनख्वाहें कम कर दें, तो फिर शायद आपकी कंपनी चल जाएगी। आप बिल्कुल यही पोजीशन IMF की होती है। तो अगर हम ये समझते हैं कि कभी IMF आएगा और हमारे मसाइल का हल होगा या हमारे मसाइल में कोई कमी होगी या हम उसको किसी तरीके से हल कर सकेंगे, ये हमारी सोच की गलती है। हम IMF के पास अपनी भलाई के लिए नहीं गए हैं, हम IMF के पास अपनी मजबूरी में गए हैं कि अगर IMF नहीं होगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। खाकान नजीब साहब वो कहते हैं IMF के अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। शब्बर साहब तो कहते हैं IMF के पास आप जाएंगे, आप वेंटिलेटर पे हैं,
वेंटिलेटर से ज़िंदा रहने के लिए आप IMF के पास जाएंगे, लेकिन 25 करोड़ लोग हैं, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, मेरी तनख्वाह पर टैक्स, शब्बर साहब ने तो कहा है 2 लाख से ऊपर सब पे लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने सुना है शब्बर साहब का ये कमेंट भी, 35% टैक्स स्लैब 2 लाख, तो फिर तो मेरा मतलब है आप मुल्क को बचाते बचाते लोगों को वेंटिलेटर पे ले आएंगे। वन हैज़ टू सर्वाइव। तो मुज़म्मिल साहब, बेसिकली इस वक्त IMF के पास जाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान को अगले हर साल ऑन दी एवरेज अगले 5 साल का अगर डेटा मैं देखूं, मैं सुबह ही देख रहा था जो बहुत ही रेलेवेंट डेटा है, तो 24.5 से 25 अरब डॉलर जो है ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 25 अरब डॉलर किसी को वापस करने हैं, बट 25 अरब में से कुछ रोल ओवर हैं 10-12 अरब डॉलर के, कुछ पैसे वापस जाने हैं मल्टीलैटरल्स को, कुछ पैसे कमर्शियल बैंक्स को वापस जाने हैं, और पाकिस्तान के बॉन्ड्स की पेमेंट होनी है। अब ये सब अगर हम खुद कर पाते तो मैं आपको कह सकता था कि आप IMF के बगैर चल पड़े, पर ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सारे लेंडर्स आपको भी यही कह रहे हैं कि रोल ओवर भी तब करेंगे जब IMF की अम्ब्रेला होगी, मल्टीलैटरल फंडिंग भी तब आएगी जब IMF की अम्ब्रेला होगी, कमर्शियल की रसाई आज भी नहीं है, बॉन्ड की रसाई आज भी नहीं है, वो तब आएगी जब हम थोड़ा सा और मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ या अपनी जंक रेटिंग से निकल आएंगे। तो ये तो है मेजर वजह व्हाई डू यू नीड टू गो टू द IMF। अब इसकी जो कुल्ली वजह है वो हमारे सामने है ना, हमने अपने ग्रोथ के फ्रेमवर्क को कभी ठीक किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम एक डेट फंडेड फिजिकल फंडेड ग्रोथ करते हैं, हम पैसे डालते हैं, चाहे वो टर्फ जैसे हमने 1% पे पैसे दिए, उससे हम कोशिश करते हैं कि ग्रोथ आए, फिर इंपोर्ट बढ़ती है और हम धड़ाम से अपनी जो ग्रोथ का फ्रेमवर्क है उसमें गिर जाते हैं। तो उसको ठीक करना है, ये IMF ने नहीं करना। IMF ने आपको ग्रोथ को स्लो करके एक स्टेबिलिटी देनी है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 9 माह में जब IMF का एंगेजमेंट हुई तो रिजर्व्स आज 9 अरब डॉलर पे हैं, बोरोड हैं बट हैं, इंपोर्ट्स को तोड़ के करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारे को तोड़ दिया गया है। 500 मिलियन डॉलर का है बैरूनी खसारा पहले 9 माह में, पिछले साल 4.1 अरब डॉलर का था। अब इन्फ्लेशन जिसका आपने जिक्र किया 38% मई 2023 में थी, अब जो फिगर आया है वो 17 है, अगले महीने 15 हो जाएगा, बदतरीज कम हो गई है। ये है एक ओवरऑल सिनारियो। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि IMF इससे बढ़ के आपके एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकता है, उनके पास ये एक्सपर्टीज है ही नहीं। एनर्जी को ठीक करना आपका काम है, आप कर लीजिए, कोई आपको कतई तौर पे नहीं रोक रहा। इसी तरह आपका जो फिजिकल का खसारा है, फिजिकल का खसारा क्या है? ये मतलब जरा सोचिए, इस साल 7.5-8% आप अपना मालियाती खसारा करने जा रहे हैं। IMF ने कहा है कि आप अपने खर्चे ना कम करें, IMF ने कहा है कि आप रिटेलर पे टैक्स ना लगाएं, IMF ने कहा है कि आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए FBR की इस्लाहात ना करें, IMF ने कहा है आपको कि आप अपने गैस के सेक्टर को ठीक ना करें और उसके UFG कम ना करें। ये सारे आपके काम हैं, किसी पे डालने से बात बनेगी नहीं। IMF एक लेंडर है, वो एक ICU का डॉक्टर है, वो आपको ICU से निकाल के ऑपरेटिंग टेबल पे बार बार ले आता है। ये भी एक चीज याद रखिए, इवन इफ द IMF मुज़म्मिल साहब इज गुड फॉर यू, द थिंग्स दे से, आपने 24वें प्रोग्राम की तैयारी करने की कोशिश भी अभी तक नहीं की। 23 में से एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट किया, बाकी सब इनकम्प्लीट छोड़े हुए आ रहे हैं। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो फंडेड फंड फैसिलिटी जो थी उसमें मैं उस कोर टीम का कलीदी रुकन था जिसने एंकर किया था वो सारा प्रोग्राम 13-16 का। यहाँ पे मुल्क खड़ा है, अब आपके पास हैं सारे फैसले, आपने आगे इसको चलाना है। शब्बर साहब वो कहते हैं कि अब जैसे खाकान साहब ने कहा कि 25 से 30 बिलियन डॉलर देना है, वो कहते हैं एक प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, 2 प्रोग्राम लेने पड़ेंगे। तो 8-6, क्योंकि उनकी हद है 8 बिलियन डॉलर की, 6 से 8 तो हमें तो ज़्यादा चाहिए। तो वो कहते हैं बैक वक्त 2 प्रोग्राम हमें IMF से लेने पड़ेंगे, कोई क्लाइमेट के नाम पर भी पैसे लेने पड़ेंगे। तो बोरिंग सिर्फ एक प्रोग्राम की तो नहीं है। देखिए, इसमें ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, मगर मेरा आपसे सवाल है सर कि क्या पाकिस्तान की मईशत का सब्जेक्ट सिर्फ IMF रह गया है? हमारे पास कोई और करने के लिए बात नहीं है? आपके ख्याल में प्लान बी क्या है? वो डार साहब भी प्लान बी सुनाते थे, डूब रहे थे। IMF के पास ना जाए तो क्या करें? सर आप मेरी बात नहीं समझे, मैं प्लान बी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जी IMF से पैसे लेने, इस डिस्कशन को खत्म करें।
ये तो लेने ही लेने ना, इस पे तो कोई सेकंड व्यू ही नहीं है ना जी, इस पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना कि लेने हैं। अब सवाल जो हम नहीं बात कर रहे वो ये नहीं कर रहे कि जो IMF के पैसे लेने हैं मगर मुल्क को सही करना का ताल्लुक IMF से नहीं है और मुल्क की मईशत को सही जगह पे डालने का ताल्लुक IMF से नहीं है, उस पे हम कोई बात नहीं करते कि भाई ये जो मुल्क है आखिर ये क्यों इस 75 साल से गलत डगर पे चल रहा है और अभी भी हमें कोई सही सिमत नजर नहीं आ रही। IMF की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान को जिंदा रखेगी मगर पाकिस्तान को ठीक नहीं करेगी। हम में से कितने लोग हैं जो ये डेटा आप चलाते हैं अपने मीडिया पर कि कितने स्कूल हैं जिनमें तालीम दी जा रही है, कितने अस्पताल हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटी हैं, कितनी सड़कें हैं जो टूटी हुई है। ये मसला है अवाम का मसला IMF नहीं है। आप पाकिस्तान के मसाइल को सिर्फ IMF के जाविये में देख रहे हैं। मेरे लिए पाकिस्तान के मसाइल का ताल्लुक IMF से बहुत मामूली है। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल वो नहीं हैं। अच्छा शबर साहब, एक मिनट शबर साहब, मैं कैसे आपकी ये बात मान लूँ? बिजली का बिल आम आदमी का मसला है, गैस का बिल आम आदमी का मसला है, तनख्वाह पे टैक्स आम आदमी का मसला है, GST आम आदमी का मसला है। सर मेरी बात सुने ना, बिजली का बिल आम आदमी का मसला है मगर आपके ख्याल में तालीम आम आदमी का मसला नहीं है क्या? गवर्नमेंट स्कूलों का होना आम आदमी का मसला नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल अगर अच्छे होंगे तो लोग प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे? क्या सड़क अच्छी होगी तो आपकी ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होगी? क्या अस्पताल अच्छा होगा तो प्राइवेट डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी? ये जो हमने एक बिल्कुल हवाओं में चीजें बात करनी शुरू कर दी है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को ये समझते हैं कि वो किसी चीज के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। बिजली की कीमत बढ़नी है मगर आप मुझे बताएं कि आपने कितनी दफा डिस्कशन की है कि हमें बिजली की बचत करनी चाहिए? सर आप सिस्टम की नाकामी समझते हैं मुल्की मसाइल की वजह? मैं यही तो कर रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जो बार बार ये कहता हूँ कि तमाम सेक्टर्स में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, नहीं लूपहोल कोई नहीं है। आप भी ये प्रोग्राम कभी नहीं चलाएंगी कि बिजली की दुकानें 6 बजे बंद होनी चाहिए, बिजली की बचत होनी चाहिए। इस वक्त बिजली का मसला बिजली की कीमत खरीद है मगर उसका इलाज, बिजली की इमीडिएट इलाज ये है कि हमें बिजली कम बनानी चाहिए तो हमारी गवर्नमेंट की फिक्स कॉस्ट कम आएगी तो बिजली कम खर्च होगी। मैंने आज तक पाकिस्तान के किसी बड़े मीडिया पर बिजली की बचत की कोई मुहिम नहीं देखी। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी कौम जिस तरह की बातें कर रही है इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो तबाही इनकी किस्मत में आ रही है ये इनके खुद लाई हुई है। नदीम साहब आपका पॉइंट भी लेंगे लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR और खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब आप सवाल करना चाह रहे थे नजीब साहब से। खाकान साहब, ताजरों से टैक्स लेने में नाकामी, ताजरों को से शाम को दुकानें बंद कराने में नाकामी, ताजरों से रिटर्न लेने में नाकामी, ताजरों से GST लेने में नाकामी, तो फिर मेरा मतलब है शबर साहब किसी हद तक तो बात ठीक कर रहे हैं ना कि ना 6 बजे दुकानें बंद करा सकते हैं, ना उनसे रिटर्न ले सकते हैं, ना उनसे टैक्स ले सकते हैं। क्या कर सकती है फिर? IMF ने तो नहीं करना ये काम आके। तो देखिए, एक तो गुजारिश है कि थोड़ा सा चूंकि पाथ की क्लैरिटी जो है वो पाकिस्तान में आनी चाहिए कौम को भी। IMF इज अ नेसेसिटी सो इट्स अ गिवन, बट IMF के साथ क्या प्रोग्राम होता है दैट्स नॉट अ गिवन एट ऑल। ये सब लोग समझते हैं कि शायद IMF ही डिक्टेट कर सकता है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। वहां से 10-11 PhD लड़के लड़कियां आते हैं, मेरी तरह की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। आप भी 10-11 सामने बिठा दीजिए, टैक्स एक्सपर्ट शब्बा साहब जैसे बिठा दीजिए, बाकी लोग भी अवेलेबल हैं, एंड देन लेट्स नेगोशिएट अ प्रोग्राम फॉर द कंट्री जो हम IMF के साथ कर सकें। लेट्स टेक ओनरशिप ऑफ दैट प्रोग्राम। उसमें जितनी मिनिमम रिफॉर्म्स हैं वो रखिए। अब ये लोग कहेंगे कि आप मैक्सिमम, सो दैट मैं ये जो पाथ है IMF का ये ट्रेड कर जाऊं, मुझे कोई डिफिकल्टी ना आए तो मैं एक साइड अपनी कवर जाऊं। मेरी मैक्रो स्टेबिलिटी विच इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर पुटिंग द पाकिस्तान ग्रोथ फ्रेमवर्क राइट,
वो जो है वो कवर हो जाए। तो पहले ये काम करना है, आपने कर लिया है, या आपने करना है। अभी तक मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लान नहीं देखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फाइनेंस की टीम ये प्लान पुट टुगेदर कर रही होगी। अब आ जाए नंबर 2। देखिए फंड तो गिवन है, फंड के बियॉन्ड जो काम आपने करने हैं वो आपको अलहदा उसका पाथ बनाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि लॉट ऑफ दीज फेलियर्स जिनका अभी आपने जिक्र किया, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट जोज हैं। 1, कॉम्पिटेंस का बहुत फुकदान है सिस्टम में, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम एक जनरलिस्ट ओल्ड बॉयज नेटवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है वो सारे काम करने की जिनकी हम बार बार गुफ्तगू करते हैं। सो मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान इज एन अ कॉम्पिटेंस चैलेंज, उसको हल कर लीजिए। इमीडिएट भी हल है उसके जो किए जा सकते हैं। नंबर 2, डिजाइन्स ऑफ प्रोग्राम्स। देखिए ये मतलब ताजिर दोस्त हो या एनर्जी रिफॉर्म हो, इनके डिजाइन्स बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या लेके आ रहे हैं। ये आसान काम नहीं है, ये तो एक एक काम करना आपको बहुत बहुत महीने लगेंगे उसके डिजाइन को ठीक करना। फिर तीसरा, उसकी इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क पुट टुगेदर करना। अब ये सारे काम आपने करने हैं, ना ही IMF रोक रहा है। आखिरी बात मुजम्मिल साहब, ये अगर इतना पाथ क्लियर है हमारे पास तो हम कर क्यों नहीं लेते इसको? बात तो ये सारी इसलिए कि ये बात बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। अभी भी आप समझते हैं कि हुकूमत जितनी इंटरवीन करती चली जाएगी उतनी ही हम चीज़ें करते चले जाएंगे। हुकूमत को तो पुल आउट करना है हमने सारे चीज़ों से। और इससे भी बढ़ के आखिरी बात, मेरे पूरे कौम को मैं ये कहता हूँ, IMF पाकिस्तान में किसी चीज़ का तयन नहीं करता, कीमत का, किसी चीज़ का। और ये मैं वो शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान का ना सिर्फ 13-16 का प्रोग्राम चलाया है, जब 19 का नहीं हो रहा था तब भी मदद की है। IMF कहता है कि नेपरा ने एक टैरिफ दे दिया है, डॉक्टर खाकान अब बताइए क्या करना है। मैं उसको क्या कहूँ कि मैं नेपरा के टैरिफ को नहीं मानता, या तो मैं कह दूँ ये बात उसे। फिर वो कहता है कि डॉक्टर खाकान आपने किसको सब्सिडी देनी है। मैं बता दूं कि मैंने मुजम्मिल साहब को देनी है, सना को देनी है, शब्बर साहब को देनी है। अगर ये 3 कैटेगरीज ऑफ कस्टमर है मेरे पास तो मैं कह दूं उसको, ये तो मेरा फैसला है, इसका कोई ताल्लुक IMF से नहीं है। दिस इज द नेगोशिएशन यू नीड टू हैव। नेक्स्ट टॉपिक शब्बर साहब, ये 5000 सिमें आपने तो FBR रहे भी हैं, वो कहते हैं नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिमें बंद कर दें फिर ये फाइल करना शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये 5000 सिमें जो फर्स्ट बैच में बिलाखर PTA मान गई है बंद करने से, हम ये इनको फाइलर बना लेंगे और इनकी रिटर्न ले लेंगे और इनसे टैक्स ले लेंगे सिमें बंद करके? देखिए, पहली बात मैं आपके पहला बैच जो है 5, मैं इस सवाल के जवाब देने से पहले एक सवाल एक आपके सामने एक बिल्कुल वाज़ेह चीज़ रख देना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए, जो हम बात कर रहे हैं कि हमने ये भी करना था, ये भी नहीं किया, ये प्लान नहीं है, ये प्लान है या ये है, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल फ्रैंकली बताएं कि क्या जो असेंबली इस्लामाबाद में बैठी है, या जो गवर्नमेंट है, या जो हमारी अशराफिया है, एलीट है, क्या वो इस तब्दीली में इंटरेस्टेड है? वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप इस बात को समझें, प्लीज इस बात को समझें। आप मेरे से ज्यादा करीब नहीं रहे हैं साहिब इख्तिदार लोगों से। मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनके स्टेक्स पाकिस्तान में सर नहीं। ये बड़ा कड़वा सच बोल रहे हैं आप ऑन स्क्रीन। ये कड़वा सच हो या हल्का सच हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की अशराफिया की बात कर रहा हूँ। हमारे में से जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ। हम इस मुल्क को सही देखना नहीं चाहते क्योंकि हम सब के बच्चे अमेरिकन इंग्लिश पासपोर्ट रखते हैं, हमारा कोई ताल्लुक इस जमीन से नहीं है। ये बेचारे 20 करोड़ बगैर पासपोर्ट वाले पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में हम शाम को बैठ के टीवी पे बकवास करते रहते हैं। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे इस पे 1% भी डाउट नहीं है कि हमारा ये सिर्फ डिस्कशन है हमारे नहीं। पर आप समझते हैं सिमें बंद करने वाला स्टेप ठीक है या आप? मुझे बात पूरी करने दो। अब आ जाए सिमें बंद करने वाली बात पर। देखिए, मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि मैं लीगली और कॉन्सेप्चुअली उस चीज से एग्री नहीं करता, मगर एक बंदा जो रिटर्न फाइल नहीं, जिसने NTN नंबर लिया हुआ है, पाकिस्तान का एक राइट लिया हुआ है जिसको राइट कहते हैं, उस NTN को इस्तेमाल करके वो मुख्तलिफ फवाइद हासिल कर रहा है। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ने इनडायरेक्टली उसको फैसिलिटी दी हुई है सिम की, उस पर हम उसे कोई सख्ती नहीं करते। तो अगर हम सख्ती करते हैं तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है और ये कर देना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि उस आदमी वो अगली सिम किसी और जगह जाके ले लेगा, मगर उसका डेटा ज़ाया होगा और ये सख्ती पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान के
पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कानून की आखिरी सवाल मैं कर लूँ खाकान साहब, वो कहते हैं सिमें बंद कर दें, बिजली गैस भी उनकी बंद कर दें, मेरे ख्याल में कर दे बंद, क्या नुकसान है? सर लास्ट क्वेश्चन, बिजली गैस भी खाकान साहब बंद कर दें, मीटर काट दें जो नहीं देता रिटर्न, और नहीं तो एनटीएल वापस कर देना। आप बात को नहीं समझ रहे, वो एनटीएल लेके फायदे तो हासिल कर रहे हैं ना सर, एनटीएल वापस कर दे, खत्म कर दे। सर आप दोनों से आखिरी सवाल, हुकूमत इस टाइम सऊदी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत पॉजिटिव रिस्पांस शो कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसको कि मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? शबर साहब आपसे पहला। खाकान साहब से पूछ ले, मैंने पाकिस्तान में रहना है। खाकान साहब सर ना देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है ना कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की शरह है वो बहुत कम है। पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो ऑब्वियसली 22% पे पैसे नहीं लगा रहा। पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 4% जीडीपी का था, वो कम होकर 2.3% पे है। और एफडीआई जो है पाकिस्तान में $1.5 अरब पे है। सो ये एक अटेम्प्ट की जा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करें और आखिर वाली बात जो है एफडीआई उसको भी साथ लेकर चलें। सऊदी एक इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि स्पेसिफिक एरियाज में है, रेकोडेक में है, एग्रीकल्चर फार्मिंग में है, ये दोनों चीज़ें सूटेबल हैं। 2019 में मेरा ख्याल है शबर साहब भी उस वक्त वहाँ पे थे, तब से ये $21 अरब की रिफाइनरी से लेके आज मैं 2024 में खड़ा हूँ। द इशू अगेन कम्स बैक टू पाकिस्तान इकोनॉमिक गवर्नेंस कि क्या हम कर सकते हैं। एक डिफरेंस इस वक्त है सना, वो है कि एक SIFC जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये जो डेली की लथार्जी और इनर्शिया है सिस्टम में उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ना सिस्टम को भी चलाना है। हम जहां बहुत तनकीद करते हैं और तामीरी तनकीद करते हैं, आज सारी गुफ्तगू बड़ी तामीरी हुई है, उसमें हम ये भी कहते हैं कि सिस्टम को साथ साथ चलने भी देना है हमने। तो अभी हमें जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसमें अगर कोई FDI आ जाती है, बट FDI दैट इज एक्सपोर्ट क्रिएटिंग, FDI that improves our technological base, FDI that creates employment. So ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट सामने रखे हैं 28-30 अरब डॉलर के, आई रियली होप कि वो बहुत हाई ऐसे रिटर्न पे नहीं होंगे। आपको मालूम है कि जो FDI है IPPs में चाइना की, उसके 500-600 अरब देने की इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं। सो एक ओवरऑल FDI इज अ गुड थिंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज द बेटर थिंग, एंड गवर्नमेंट का फिजिकल ठीक हो जाए तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट in good infrastructure, creating exportable jobs is the best thing. I think that's the overall scenario. बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब, आपका भी खाकान नजीब साहब माहिर मौशत हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को, मुजम्मिल सोहरवर्दी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।